गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों का एक थोड़ा सा टॉपिक जो है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो पढ़ा रहे थे हम, तो उसमें थोड़ा सा छूट गया था। कहने का मतलब ये था कि रिलेटिव वेलोसिटी में हमने ये बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम पाथ में डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहे हों तो va माइनस vb और vb माइनस va याद आया कुछ? ये बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, ये इधर ये va वेलोसिटी से और ये vb वेलोसिटी से चल रहा है, तो vab वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b ये हो जाएगा क्या, va माइनस vb, और वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a ये क्या हो जाएगा आपका, vb माइनस va। ये हमने बात किया हुआ था, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए ये वेलोसिटी va से इधर चल रहा है और ऑब्जेक्ट बी ये वेलोसिटी vb से इधर चल रहा है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर क्या होगा इस केस में? इस केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी, if object A and B moves with velocity, पिछले वीडियो को अगर कंटिन्यू करेंगे, हमारे पिछला वीडियो को कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये टॉपिक आपको समझ में आएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का ये टॉपिक है। moves with velocity VA and VB। अगर ऑब्जेक्ट ए और बी VA और VB वेलोसिटी से मूव करते हैं अराउंड सेम पाथ, जो इनका पाथ है वो सेम है, ठीक है, बट अपोजिट डायरेक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में क्या था आपका कि जो डायरेक्शन था वो अपोजिट नहीं था, वो सेम डायरेक्शन था, सेम पाथ था, इसमें अपोजिट है। तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालते हो तो आप देखिए ऐसे करिए, क्योंकि देखिए डायरेक्शन अपोजिट है तो आप माइनस कर दोगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये हो जाएगा va प्लस vb। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हो तो उनके वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर उसी तरीके से यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए vba निकालना है तो जब vba निकालोगे तो इसी तरीके से ये भी ऐड हो जाएगा। ये vab और ये vba, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी था, ठीक है। अच्छा, तो देखिए स्टूडेंट, आपका पुराना वीडियो और मतलब कि जो पिछला वीडियो था और ये वीडियो, ये दोनों मिला के अगर देखें तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसमें हम लोग कुछ और भी चीज़ें सीख लेते हैं, जैसे एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें बहुत कुछ आपको नहीं पढ़ना है, जितना मतलब ज़रूरत है बस उतना ही पढ़ना है, क्योंकि जो मैथ्स दिए हैं वो तो बहुत कुछ पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन, उसमें हम बस आपको थोड़ा सा पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन। देखिए ये है x पावर n dx, मतलब x पावर n को इंटीग्रेट करना है। तो x पावर n को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो देखिए ये हो जाएगा आपका x पावर n प्लस 1, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मतलब जो पावर है उसमें क्या करते थे कि हम लोग पावर को घटा के उससे गुणा कर देते थे, मतलब मल्टीप्लाई कर देते थे, और नहीं सॉरी, रियल पावर से मल्टीप्लाई कर देते थे और जो मेन पावर रहता था उसको घटा देते थे। यहाँ पे क्या है कि जो रियल पावर है उसको बढ़ा देंगे और बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि t पावर 5 dt, इसका इंटीग्रेशन करो तो ये हो जाएगा t पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा t पावर 6 अपॉन 6। यहाँ पे इंटीग्रेशन c भी बचता है, ठीक है, ये इसको कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये ऐसे ही लिख दिया जाता है।
अब कुछ लोग कहेंगे, जो पढ़े होंगे वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैथ में अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, यहाँ पे तो हम आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं समझाएंगे, ठीक है। वो इसके पीछे रीजन ये है कि हम लोग मैथ नहीं फिजिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे कुछ जगह पे देखिए कभी कभी इंटीग्रेशन ऐसे दिया जाता है कि dt, इसका इंटीग्रेशन करके लिखा, तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे है, वहाँ पे क्या है 1 है, 1 dt। 1 को हम लोग इसके टर्म में t पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर t पावर 0 लिख सकते हैं तो t पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा t पावर 1 अपॉन 1, मतलब t केवल t, ये इसका इंटीग्रेशन। कोई अगर आपसे ऐसे लिख के पूछे कि इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये दो टर्म हैं, एक x पावर n dx और एक ऐसे, इन दोनों का यूज हम लोग अभी करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए करना भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब अगर आज ये टॉपिक पढ़े हैं तो आज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कैसे करना है इसका। देखिए अब इसके बाद एक टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। थोड़ा सा हम आप लोगों को इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन नहीं बताए हुए हैं, ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम आपको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी बताएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड का यूज करके आपको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है। तो देखिए इसको समझने के पहले हम लोग एक फिर से बात कर लेते हैं कि देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका आप लोग डेफिनेशन भी लिखे हुए हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने के लिए हमने बताया था कि अगर जैसे हम लोग वेलोसिटी पहले क्या होता है, तो वेलोसिटी को हम लोग डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखते हैं, मतलब कि चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके सामने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया, तो क्या है कि अगर कोई कह दिया आपसे कि जैसे एक लड़का दौड़ रहा है, वो 10 सेकंड दौड़ा है, 10 सेकंड तक, तो हम कहें कि उसका चौथे सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा, तो चौथे सेकंड तो आपके दिमाग में आएगा कि सर जैसे ही चौथा सेकंड आया वैसे ही वेलोसिटी निकालनी, मैं कहूँगा यस आपको यही करनी है। तो आप देखिए वो चौथा सेकंड आना और बीत जाना बहुत ही कम टाइम इंटरवल होता है, तो उसी को हम लोग ऐसे बताते हैं कि द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर हम पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है अगर इसकी बात किया जाए, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है। तो आइए इसकी बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये क्या है, देखिए द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन अगर आप पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालते हो, जैसे इसके पहले क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम मतलब चेंज होता हो तो उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि वही एक्सीलरेशन में अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, द एक्सीलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, द एक्सीलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की का एक्सीलरेशन निकालते हो, ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकाला जाता है तो इसको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोला जाता है, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं कि a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है। हम अगर यहाँ पे लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0 करें
मतलब जो टाइम इंटरवल है अगर उसको हम 0 कर दें तब क्या होगा। तो अगर टाइम इंटरवल 0 कर देंगे तो इसको हम दिखाएंगे a इक्वल टू dv/dt से। यही है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इस बात को आप नोट कर लीजिए। हम एक बार फिर से समझा देते हैं कि यहाँ पे जो डेल्टा टी का वैल्यू है, मतलब जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो अगर डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको dv/dt लिख देंगे। तो ये है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। और अगर इसको नोट कर लेते हैं तो फिर आगे हम लोग और बात करेंगे। वो क्या है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ कैलकुलस मेथड से। इक्वेशन ऑफ मोशन, जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका प्रूफ कैलकुलस मेथड से हम करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे स्टार्ट ऐसे करेंगे कि वी नो दैट a इक्वल टू dv/dt। ये तो आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एट टाइम t इक्वल टू 0 हम मान लेते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पे या इक्वल टू किया ये, इसको ऐसे न करके इसको ऐसे तो लिख सकते हैं dv इक्वल टू a dt, मतलब ये जो dt है इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब वो लाइन लिखते हैं कि लेट एट टाइम t इक्वल टू 0, मान लेते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो u है, इज u। एंड आफ्टर टाइम t के बाद वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मान लेते हैं ये v हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा dv, इनिशियली u, फाइनली v, a dt, यहाँ पे 0, यहाँ पे t। तो हमने बताया था कि देखिए ये जो a है ये कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज नहीं हो रहा है, उसको आप बाहर कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए क्या u v, ये लिमिट लगाया हुआ है, मतलब आप इनिशियली u है, फाइनली v है, इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम t है। ये बाहर कर लेते हैं 0 से t, यहाँ पे dt कर देते हैं। dv का हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन हो जाएगा v, यहाँ पे u, यहाँ पे ये dt का क्या हो जाएगा t, यहाँ पे 0, यहाँ पे t। अब पहले बड़ा वाला लिमिट रखते हैं, मतलब फाइनल लिमिट, तो इनिशियल रखते हैं, तो v माइनस यू इक्वल टू a, यहाँ पे t माइनस 0, तो v माइनस यू इक्वल टू a t, v इक्वल टू u प्लस a t। v इक्वल टू u प्लस a t, देखिए पहला इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। स्टूडेंट देखिए इसमें जो सबसे मेन फैक्टर है वो ये है कि आपको ग्राफ वगैरह बनाना नहीं है, बस सिंपली अगर आप ये जान रहे हो तो आप प्रूफ कर सकते हो। थोड़ा सा नया है, बिल्कुल नया है, तो थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन एक आध दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो इसके सेकंड और थर्ड वाले मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इन दोनों की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।